चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। हमें दे रखा है एक्स और वाई का ग्राफ, हमें ये बताना है कि क्या ये फंक्शन है क्या ये या फिर फंक्शन नहीं है, सिर्फ ये बताना है। तो देखिए फंक्शन होने के लिए मैंने पिछले वीडियोस में कंडीशन बता रखी कि फंक्शन होने के लिए मस्ट कंडीशन ये है कि वो एक्स की सिंगल वैल्यू पे सिंगल वैल्यू देने चाहिए और हर एक एक्स पे डिफाइन होना चाहिए। हर एक एक्स पे डिफाइन होना चाहिए। तो ये वाला पहले फंक्शन की बात करें तो देखिए इस एक्स पे कोई वैल्यू नहीं आएगी, इस एक्स पे फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर हम इस एक्स की बात करते हैं, हम कह रहे हैं इस एक्स पे क्या वैल्यू आएगी, एक्स इस एक्स पे तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जहां पे ये कट करेगा वाई की जो वैल्यू आएगी उसे हम कह देंगे एक्स की वैल्यू y1 है। अगर इसे नीचे ड्रॉ करें तो एक्स की वैल्यू y2 भी आ जाएगी। यानी एक सिंगल एक्स पे y1 भी आ रहा है y2 भी आ रहा है, एक सिंगल एक्स पे y1 भी आ रहा है y2 भी आ रहा है। हमने फंक्शन की कंडीशन बताई थी कि फंक्शन सिंगल एक्स पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू देता है, सिंगल एक्स पे सिंगल वैल्यू देता है। तो एक एक्स में एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो उसे हम कहेंगे फंक्शन नहीं है। और मैं सिंपली बताऊं कि अगर किसी ग्राफिकली अगर आपको चेक करना हो कि कोई फंक्शन है कि नहीं तो आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट करना चाहिए, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी चाहिए फंक्शन को, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी चाहिए फंक्शन पे। अगर फंक्शन की ग्राफ पे कहीं भी वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। अगर हमेशा सिंगल पॉइंट पे कट करता है तो वो फंक्शन होगा। जैसे देखिए अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ यहां पे करता हूं तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर गया, यहां वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन नहीं है। यहां भी कट कर रहा है यहां भी कट कर रहा है, इसका मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू पे दो वैल्यू आ रही है, पर्टिकुलर एक्स x1 पे दो वैल्यू आ रही है तो हम कहेंगे ये फंक्शन नहीं है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एक पहले क्वेश्चन के पहला पार्ट ये था कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो ये फंक्शन नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का ग्राफ इस तरह से बनाया गया है, ये 1 है, ये 2 3 4 और ये -1 -2। इसका मतलब 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू 0 आ रही है, 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू 1 आ रही है, ये 1 है और ये हो जाएगा 2। इसी तरह से 2 से लेकर 3 तक की वैल्यू 2। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। अगर हम इसे चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं, ये फंक्शन है या नहीं, तो फंक्शन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट आई एक्सिस के पैरेलल हमेशा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ये वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट को टच करती है, कहीं भी अगर एक से ज्यादा पॉइंट को टच करती है तो इसे हम कहेंगे ये फंक्शन नहीं है। जैसे यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस तरह से डॉट डॉट डॉट, आगे भी बढ़ता जाएगा पीछे भी। यहाँ ड्रॉ करते हैं तो सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया, यहाँ ड्रॉ करें सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया। इवन इंटीजर वाले पॉइंट पे अगर आप ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा, क्योंकि सर्कल का मतलब होता है कि 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे वो टच करेगा। तो कोई भी आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पे कट करेगा तो हम कहेंगे ये भी फंक्शन, ये फंक्शन है। हमेशा 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं था। इसमें अगर ड्रॉ करें तो देखिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, सिंगल एक्स पे एक से ज्यादा वाई, एक से ज्यादा वैल्यूज आ रही है तो हम कहेंगे ये भी फंक्शन नहीं है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ पे एक पॉइंट पे कट करेगा और ये एक्स की हर एक वैल्यू पे कोई ना कोई वैल्यू देगा। एक्स इसका डोमेन, इसका एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर था। क्वेश्चन में कहा जाता है कि जो फंक्शन होता है वो एक्स की हर एक वैल्यू पे डिफाइन होता है, यानी कोई ना कोई वैल्यू देता है। तो देखिए एक्स की हर एक वैल्यू पे ये लाइन है तो इनफाइनाइट तक जाएगी। एक्स की हर एक वैल्यू, कोई भी आप एक्स की वैल्यू लीजिए उस पे एक पर्टिकुलर वाई की सिर्फ सिंगल वैल्यू आएगी, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं आएगी। इस एक्स पे एक वैल्यू, इस x2 पे दूसरी वैल्यू, इस x3 पे तीसरी वैल्यू, हमेशा सिंगल वैल्यू। वर्टिकल लाइन टेस्ट अगर आप ड्रॉ करेंगे तो हमेशा वो सिंगल पॉइंट पे कट करेगा, इसका मतलब एक एक्स पे एक वैल्यू आएगी तो हम कहेंगे ये फंक्शन है। तो इसमें से ये फंक्शन था, ये फंक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा 5 to 9 क्वेश्चन। 5 to 9 वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हर एक फंक्शन का डोमेन फाइंड करना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डोमेन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, y = fx की फॉर्म आना चाहिए। और जो भी y = fx की फॉर्म होती है उसमें हम कहते हैं x की वो वैल्यू जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करे, यानी x की वो वैल्यू जिस पे ये फंक्शन सेटिस्फाई होगा वो डोमेन कहलाएगा। तो सबसे पहले इसे y = fx के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए अगर ये 9x + 9y = 9 है तो हम इसे लिख सकते हैं 9y = 9 - 9 to the power x। दोनों तरफ अगर हम log ले लें विद बेस 9, 9y = log टाइम्स ऑफ 9, 9 - 9 to the power x आएगा और ये 9 9 कैंसिल होकर y बाहर आ जाएगा, log 9 9 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा y = log 9/9 - 9 to the power x, 9 - 9 to the power x। इसका हमें डोमेन फाइंड करना है। log के लिए ये फंक्शन y = fx के फॉर्म में आ गया। अगर हमें इसका डोमेन फाइंड करना है तो डोमेन देखिए कैसे फाइंड करेंगे, x की वो वैल्यू जिस पे ये फंक्शन सेटिस्फाई हो। तो log विद बेस 9 ये सेटिस्फाई होने के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन देखिए log का ग्राफ इस तरह से आता है, log का ग्राफ इस तरह से होता है, यानी ये सिर्फ x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, x > 0। अगर ये log x है तो, अगर ये log x है तो ये x की सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। ग्राफ इसका इस तरह से होता है। इसका मतलब हम यहाँ पे ये जो अंदर है 9 - 9 है उसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए
अगर उसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसका मतलब डोमेन की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, 9 माइनस 9 टू द पावर x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब 9 टू द पावर x माइनस 9 इज ग्रेट 9 टू द पावर x ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, 9 टू द पावर 1, और 9 टू द पावर x ग्रेटर देन 9 टू द पावर 1 तभी होगा जब x ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब जो इसका डोमेन आ जाएगा वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के रियल नंबर आ जाएंगे। देखिए 6 में भी सेम क्वेश्चन है, 1 अपॉन लॉग टाइम्स ऑफ 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। अगर आपको इसका डोमेन फाइंड करना है तो डोमेन के लिए देखिए क्या होना चाहिए, ये फंक्शन ऑलवेज सेटिस्फाई, जिस x पे हमेशा सेटिस्फाई होगा वो डोमेन होगा। log 2 की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, log 2 के बाद जो अंदर लिखा है इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं आनी चाहिए। एक तो ये कंडीशन है सेटिस्फाई होने की, और एक ये जो अंदर वाली वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली हम कहेंगे कि log 2, देखिए किसी भी log की वैल्यू 0 कब आती है, log की वैल्यू 0 तब आती है जब उसके अंदर की वैल्यू 1 हो जाए, यानी एक ये कंडीशन होनी चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर ये 1 हो गया तो ये हो जाएगा log 2 1, और log 2 1 की वैल्यू होती है 0, log 2 1 की वैल्यू 0 होती है, और अगर डिनोमिनेटर में 0 आया तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हम कह रहे हैं ये फंक्शन की वैल्यू 1 तो नहीं ही होनी चाहिए। दूसरा log डिफाइन होना चाहिए, log डिफाइन होने के लिए क्या होता है कि अंदर की जो वैल्यू है डोमेन वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी कि अभी हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए log को डिफाइन होने के लिए, log तभी डिफाइन होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो देखिए ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब पहली कंडीशन को अगर हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और अगर इसे सॉल्व करते हैं तो x माइनस 3 x माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। ये हमें पहली कंडीशन दे रहा है, यानी पहली कंडीशन कह रहा है कि 3 और 2 मत लेना, 3 और 2 मत लेना। अब सेकंड पे आते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ग्रेटर देन 0 होने के लिए जरा चेक करते हैं, ग्रेटर देन 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, इसे हम फैक्टराइज फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें एक्स स्क्वायर, अगर हम इसका बी स्क्वायर डी निकालने की कोशिश करें डी, तो डी इसका होगा बी स्क्वायर 25 माइनस 4ac, 4 टाइम्स ऑफ a 1 इंटू सी, 4ac 28 आ रहा, 4ac करेंगे तो कितना आएगा 28, यानी d की वैल्यू 25 माइनस 28 आएगी, जिसकी वैल्यू आएगी माइनस 3। और अगर इसका d नेगेटिव है इसका मतलब इसके रूट कॉम्प्लेक्स होंगे, अगर इसके रूट कॉम्प्लेक्स होंगे तो ये जो फंक्शन है ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इसका जो ग्राफ होगा वो या तो ओरिजिन के ऊपर ही रहेगा या फिर ओरिजिन के नीचे ही रहेगा, कभी भी ओरिजिन को टच नहीं करेगा। इसके रियल रूट नहीं हो सकते क्योंकि इसका डी नेगेटिव आ रहा है, तो या तो हर एक वैल्यू पे, या तो उसकी हर एक एक्स की हर एक वैल्यू पे वो ऊपर ही रहेगा या तो हर एक वैल्यू पे नीचे ही रहेगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है, क्वाड्रेटिक रूट जिसके कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो हम ऐसा करते हैं कि x की किसी एक वैल्यू पे चेक कर लेते हैं, किसी एक वैल्यू पे अगर ये पॉजिटिव दिया तो हर एक वैल्यू पे पॉजिटिव देगा, क्योंकि ये हमेशा अगर ऊपर हुआ तो हमेशा ऊपर ही, अगर नीचे हुआ तो हमेशा नीचे ही, यानी किसी एक वैल्यू पे अगर पॉजिटिव आ गया तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, किसी एक वैल्यू पे अगर नेगेटिव आ गया तो हमेशा नेगेटिव आएगा। ये तो हम x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, 0 अगर आप पुट करेंगे तो 0 पे आएगा ये आपका 7 यानी ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 पे 7 आ रहा है यानी x की हर एक वैल्यू पे ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे 7 आ रहा है। तो इसका कोई डोमेन, इसका जो डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा, ये ऑलवेज सेटिस्फाई होगा क्योंकि इसके रूट कॉम्प्लेक्स है, रूट कॉम्प्लेक्स ग्राफ या तो ऊपर होता है या तो नीचे, x इक्वल टू 0 पे ऊपर आ रहा है इसलिए हमेशा ये ऊपर ही होगा। ठीक है, इसका मतलब इसके रूट रियल, ये ऑलवेज डिफाइन, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ये इसके रूट से हो गए रियल नंबर। और पहली वाली कंडीशन कहती थी कि 3 और 2 मत लेना, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो रियल नंबर ले भी लीजिए और उसमें से 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट भी कर लीजिए, ये आपका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर माइनस 3,2। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, बेस 9 1 प्लस एक्स क्यूब, बहुत ही सिंपल, आप जानते हैं लॉ की प्रॉपर्टी को, और अगर इसका डोमेन फाइंड करना तो अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, लॉग के अंदर जो भी होता है उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी 1 प्लस 1 क्यूब अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू ग्रेटर देन 0। इसको अगर आप ब्रैकेट में ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ये कंडीशन होनी चाहिए। हमने इसी को बस सॉल्व किया फैक्टराइज करके, इससे दो कंडीशन निकल के आती है। देखिए इस वाले को जरा ध्यान से देखते हैं, सेम जैसे अभी पिछले वाले में क्वाड्रेटिक में देखे, इसके अगर आप डी निकाल, इसका भी आप डी निकालने की कोशिश करेंगे तो डी आएगा 1 बी स्क्वायर 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए इंटू सी, यानी 4 आएगा माइनस 3 आने का मतलब इसका डी आ गया नेगेटिव, यानी इसके रूट कॉम्प्लेक्स होंगे। अगर इसके रूट कॉम्प्लेक्स होंगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा या तो ऊपर ही रहेगा
या तो ऐसे ग्राफ बने ओरिजिन को छोड़ के ऊपर बन जाए, या फिर उसका ओरिजिन के हमेशा नीचे ही रहेगा ग्राफ इस तरह से, क्योंकि इसके रूट कॉम्प्लेक्स है। तो ये वैल्यू या तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी या तो हमेशा नेगेटिव। तो इस वजह से चेक करने के लिए क्या करते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहेगी या हमेशा नेगेटिव, उसमें क्या सही है, ये वाला ग्राफ सही होगा इसके लिए या ये वाला ग्राफ। हम कहते हैं कि x इक्वल टू 0 पे पुट करके देख लीजिए। अगर हम इसमें 0 पुट करते हैं तो वैल्यू आती है 1। एक वैल्यू मैंने बोला कि x की हर एक वैल्यू पे ये सेम आंसर देगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। x इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव दिया तो x की हर एक वैल्यू पे ये पॉजिटिव ही देगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आनी है। अच्छा, अगर आपको दोनों का प्रोडक्ट, दो चीजें हैं, एक 1 प्लस एक्स है की है और दोनों का प्रोडक्ट आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए। एक पॉजिटिव है तो दूसरे को अगर हम नेगेटिव ले लेंगे तो क्या ग्रेटर देन 0 आएगा? नहीं, दूसरे वाले को भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, यानी 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक यही कंडीशन बनती है। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। इसका मतलब जो इसका जो डोमेन हो गया वो x बिलोंग्स टू -1 टू इनफाइनाइट, -1 टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, इसका डोमेन फाइंड करना है कि यानी ये x की ऐसी क्या वैल्यू हो जो इसके प्लेस पे पुट की जा सकती है। देखिए इसको करना क्या है, नंबर में से तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है जिसमें हमें क्या करना है, 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स क्वेश्चन में दे रखा, हमें इसका डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए हम बस ये देखते हैं कि x को सेटिस्फाई करने वाला नंबर कौन सा है। x में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लिया, x में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लिया, तो बचा क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि जब भी आप किसी इंटीजर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट रिमूव कर लेते हैं तो आपके पास जो बचता है वो पार्शियल पार्ट उसका बचता है, पार्शियल फ्रैक्शन जिसे बोलते हैं। अगर ये x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो वो पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x बचेगा। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x बच गया। तो पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x की मैंने वैल्यू बताई थी, हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। 1 कभी होती नहीं है, 1 से छोटी होती है हमेशा, यानी ये वैल्यू इस तरह से होगी 0 से लेकर 1 तक। 1 पे क्लोज ब्रैकेट 1 हो भी सकती है और 0 पे क्लोज ब्रैकेट 1 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं है, 1 कभी नहीं होगी, ये होती है इसकी वैल्यू। तो अगर हम चाहते हैं कि ये वैल्यू हमेशा डिफाइन हो, तो 0 से 1 होती है तो हमेशा डिफाइन है, बस उस वैल्यू पे डिफाइन नहीं होगी जब इसकी वैल्यू 0 आ जाए, जब उसकी वैल्यू 0। और 0 कब आएगी, 0 मैंने बताया था कि इंटीजर पे पार्शियल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 आती है, क्योंकि इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट भी इंटीजर 7 ही होता है और 7 में से 7 सबट्रैक्ट करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 7 बचेगा। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 7 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 7 0। इंटीजर में से किसी नंबर, अगर कोई नंबर इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी वही सेम इंटीजर ही होता है। मतलब अगर कोई नंबर 7 है तो अगर आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने जाएं यानी ये, तो इसका आंसर भी 7 आएगा। तो 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 0। तो ये सिर्फ इंटीजर पे डिफाइन नहीं, तो इसका जो डोमेन आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर लो, बस इंटीजर्स को माइनस कर दो, इंटीजर्स को माइनस कर दो, r माइनस जेड रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर के लिए, तो ये इसका डोमेन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रूट cos ऑफ sin x, cos ऑफ sin x। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये ऑलवेज डिफाइन हो। तो देखिए वैल्यू डिफाइन होने के लिए, y डिफाइन होने के लिए रूट डिफाइन होना चाहिए। आखिर जब रूट डिफाइन होगा तभी तो ये y डिफाइन होगा। इसका डोमेन फाइंड करना है, तो cos ऑफ sin x, cos ऑफ sin x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन बन रही है तो ये हमेशा डिफाइन है। cos ऑफ विद इन ब्रैकेट sin x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 तो cos का फंक्शन देखते हैं, ये cos का ग्राफ है। cos हमेशा ये लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपने 11th के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, इस तरह से रोटेशन होता है जिसमें ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये अगेन 360 डिग्री पे आ जाता है। तो cos की वैल्यू बस इस इंटरवल में पॉजिटिव होती है, यानी -π/2 से लेकर π/2 तक, -π/2 से लेकर π/2 तक cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है। -π/2 से लेकर π/2 तक कहने का क्या मतलब, अगर आप -π/2 को नंबर में कन्वर्ट करें तो -3.14 डिवाइड बाई 2, जिसकी वैल्यू आ जाएगी नियरली 1.57, यानी -1.57 से लेकर 1.57 तक, -1.57 से लेकर 1.57 तक cos की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। इस इंटरवल में cos की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। देखिए -π/2 से, आप यहाँ इन दोनों इंटरवल में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, -π/2 से π/2 हमेशा इसकी वैल्यू, यानी जब जब आप -1.57 से लेकर 1.57 तक वैल्यू रखेंगे तब तब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अच्छा, तब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। sin x की वैल्यू कितनी होती है बताइए, हम कह रहे हैं कि -1.57 से लेकर 1.57 तक हमेशा cos x पॉजिटिव आएगा, हम ये बोल रहे हैं।
और हम जानते हैं साइन एक्स की जो वैल्यू आती है, देखिए ये कॉस एक्स तब डिफाइन होगा जब इसके अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होगी। जैसे अंदर की वैल्यू एक्स, साइन एक्स की ऐसी वैल्यू आएगी जो इस रेंज में एग्जिस्ट करे। तो साइन एक्स की वैल्यू हम जानते हैं, साइन एक्स की वैल्यू कितनी आती है, तो साइन एक्स की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में आती है। और ये वैल्यू देखिए यहां कॉस के अंदर यहां -1 से 1 तक आ गया, यहां -1 से 1 तक आ गया। और ये जो कॉस है वो -1.5 से लेकर -1.57 से लेकर 1.57 तक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो इसके अंदर तो बस -1 से 1 ही आ रहा है, आप समझिए इस बात को। साइन एक्स है, साइन एक्स मैक्सिमम -1 से 1 तक दे रहा है। और जब हम कॉस के बारे में पढ़ रहे हैं तो कॉस के बारे में ये पता चल रहा है कि -π/2 से लेकर π/2 तक हमेशा ये पॉजिटिव होता है। इसका मतलब -1.57 π/2 की वैल्यू है, π/2 की वैल्यू 1.57 है। तो -π यानी -1.57 से लेकर 1.57 तक कॉस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। और ये वैल्यू देखिए उसी के बीच में आ रही है, -1.57 से 1 के बीच के में ही आएगा ये जो वैल्यू है। अगर हम नंबर सिस्टम में प्लॉट करें तो -1.57 इधर आएगा और 1.57 इधर आएगा और -1 इधर आएगा, 1 इधर आएगा। तो इन दोनों के बीच में cos x की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है और अंदर वैल्यू कितनी आ रही है, अंदर वैल्यू ये आ रही है। तो इस पे भी cos की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। और अगर इस पे cos की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, cos की वैल्यू पॉजिटिव यानी रूट के अंदर पॉजिटिव, रूट के अंदर पॉजिटिव यानी ये ऑलवेज डिफाइन, ऑलवेज डिफाइन। तो इसका डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग। इन सबके रेंज फॉलो करने हैं, ठीक है, रेंज फाइंड करने हैं, ठीक। तो पहले क्वेश्चन नंबर 10 का रेंज फाइंड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, पहले हमने x का मॉड कर दिया, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कर दिया, फिर उस पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया और हमें इसका रेंज फाइंड करना है। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की वजह से पार्शियल फ्रैक्शन से जो वैल्यू निकलती है वो 0 से 1 के बीच में आती है। तो हो सकता है इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही आएगी, 0 से 1 के बीच में ही आएगी, कुछ भी आएगी, देखते हैं लेकिन क्या आती है। तो देखिए हम कोई भी वैल्यू अज्यूम करते हैं, लेट्स सपोज एनी वैल्यू a, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अच्छा, अगर a है तो मॉड ऑफ a ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमें पता चल गया कि मॉड ऑफ a जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब पॉजिटिव के बाद सेकंड स्टेप है, पॉजिटिव वैल्यू मिल गई, उस पे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया, ये पॉजिटिव वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया। अच्छा, पॉजिटिव वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक इंटीजर मिल जाएगा, एक इंटीजर मिलेगा, वो भी पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा, z, एक पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा। और पॉजिटिव इंटीजर पे हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाया गया, जो पॉजिटिव इंटीजर मिला है z प्लस, उस पे हमें बाद में फ्रैक्शन लगाया गया। तो मैंने बताया इंटीजर का पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। क्वेश्चन सॉल्व। अगर क्वेश्चन 0 आएगा तो आप कोई भी a ले लीजिए, हमेशा 0। मैंने बताया कोई आप जनरल a लीजिए, उसका मॉड करेंगे, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल के दे देगा, इंटीजर आ गया यानी इसका आंसर इंटीजर आया। अब जो इसका आंसर आया उस पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाया गया, पार्शियल फ्रैक्शन लगाया तो मैंने क्या आंसर आया, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं, यहाँ इसे फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, फ्रैक्शनल फंक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट लगाया तो फ्रैक्शनल पार्ट इसकी 0 आ जाएगा, कोई भी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, fx = 1 + sin x एंड 1 + 1 - cos x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है, जिसमें आपका रेंज, जिसमें आपको fx का रेंज बताना, x बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2। फिर से आप वो ग्राफ बनाइए, ये हो गया, x की वैल्यू आपको यहां से लेना है, -π/2 से लेकर π/2, इस रेंज में लेनी है, यहां से लेकर यहां तक लेनी है। ये 0 है, ये पाई है, वो -π/2 π/2, इस रेंज में हमें x की कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है, x कुछ भी होगा। इसमें हमें बताना है कि fx की क्या वैल्यू आएगी। देखिए इसमें sin x के बारे में जरा देखते हैं, sin x इसमें क्या होगा, इस वाले इंटरवल में sin x नेगेटिव होता है, इसमें sin x पॉजिटिव होता है, और sin x की मैक्सिमम वैल्यू यहां होगी, -π/2 पे -1, π/2 पे 1, sin x की वैल्यू यहां होगी। और उसके बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, sin x की जो वैल्यू होगी, sin x की जो वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में ही होगी, -1 से 1 के बीच में ही होगी। आप इसमें से बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, -1 से 1 के बीच में ही होगी, ठीक है, -1 से 1 के बीच में। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू सपोज दैट ये वैल्यू यहां से यहां तक है, तो यहां से यहां तक वो वैल्यू कैसे होगी, -1 से 0 और 0 से 1, यही तो होगा। ये -π/2 से लेकर 0 तक है और 0 से π/2 तक। sin x की वैल्यू -π/2 से 0 तक, यानी इस रेंज में -1 से 0 शिफ्ट करेगी, यानी 0 और -1 के बीच में आएगी, यानी नेगेटिव होगी। और 0 से π/2 में, 0 से 1 में, 0 से π/2 में, 0 से 1 में पॉजिटिव होगी, और 0 से 1 के बीच में आएगी। देखिए 1 कंप्लीट नहीं होगी कभी भी, और 0 पे 0 हो जाएगी, 0 पे 0।
ग्रेटेस्ट इंटीजर लगे होने की वजह से जब इसकी वैल्यू साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आते ही 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा, 1 में से वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी। अगर 1 में से सब्ट्रैक्ट होगी तो ये कुछ इस तरह से आएगा 0.99, इस तरह से फंक्शन बनेगा, या 0.98 या 0.62 ऐसे बनेगा 1 से, जब ये निगेटिव होगा। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम जानते हैं कितना आता है, 0। यही हमारा पहला केस है, केस फर्स्ट। हम इसमें कुछ केसेस लेके बात करेंगे। केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर 0 तक। अगर x यहां से यहां तक बिलोंग कर रहा है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, 1 में से नेगेटिव होगा तो उसके बाद वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, नेगेटिव होने की वजह से 1 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 0, यानी एक वैल्यू 0 आ गई। प्लस इस पे आते हैं, इस इंटरवल में cos की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव होगी और कितनी होगी, 0 से 1 के बीच में। देखिए cos की वैल्यू मैक्सिमम 1 यहां होगी, और इन सब पे cos की वैल्यू 0 यहां होगी, cos की वैल्यू 0 यहां होगी, 1 यहां होगी, और उसके बीच में बाकी सारे वैल्यू पे cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अच्छा, cos की वैल्यू पॉजिटिव है, 1 में से फिर भी सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, -π/2 हमें लेना नहीं है क्योंकि -π/2 ओपन ब्रैकेट है तो 1 कभी हो नहीं सकती, cos की वैल्यू 1 यहां हो नहीं सकती, जब cos की 0 हो नहीं सकती, 0 होगी नहीं तो ये वैल्यू 1 आएगी नहीं कभी भी, 0 से ज्यादा आएगी वैल्यू, 0 से ज्यादा यानी ये वैल्यू पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहां पे जाके 1 होगी, और 1 हमने कंसीडर नहीं किया, अभी 0 कंसीडर नहीं किया तो 1 आएगी नहीं कभी। यानी इसकी वैल्यू cos x की वैल्यू पॉजिटिव होनी है और 0 से 1 के बीच में आनी है, तो 0 से 1 के बीच में cos x की कभी भी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 1 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है 1 में से सब्ट्रैक्ट हो गया, आंसर आ गया 0, 0 + 0 0, यानी इस इंटरवल में हमेशा इसकी वैल्यू 0 आने वाली है। अब केस सेकंड लेते हैं, केस सेकंड व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2, 0 to π/2, 0 पे हम बात नहीं करते, और 0 पे चेक कर लेते हैं। केस थर्ड में आ जाएगा ये, केस थर्ड में यहां लिख दे रहा हूं, केस थर्ड में देखिए क्या आ जाएगा, जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे, x = 0, जब x की वैल्यू 0 लेंगे, sin x की वैल्यू 0 तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, और जब x की वैल्यू 0 लेंगे, cos 0 की वैल्यू 1, 1 - 1 0, 1 + 0 इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी केस थर्ड में जब आप x की वैल्यू 0 लेंगे तो ये 1 आएगा, केस फर्स्ट में जब आप x की वैल्यू -π/2 से 0 लेंगे तो ये 0 आएगी, और जब 0 से लेकर π/2 तक लेंगे तब देखते हैं क्या आएगा। 0 से लेकर π/2 में ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, 1 + पॉजिटिव आंसर आ जाएगा 1, 1 + पॉजिटिव आंसर आ जाएगा 1, 1 + पॉजिटिव का मतलब 1 से ज्यादा वैल्यू, 1 से ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, प्लस cos x की वैल्यू जब आप 0 से π/2 लेंगे तो cos x की वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव होती है, इसकी भी वैल्यू 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव होती है, 1 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट 1 में से सब्ट्रैक्ट होने की वजह से 1 से मैग्नीट्यूड कम होगा, 1 से जब मैग्नीट्यूड कम होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा, 1 + 0 की वैल्यू 1, तो इसकी दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, एक तो 0 एक तो 1, तो इस फंक्शन का जो रेंज आएगा वो 0 और 1 आएगा, वो 0 और 1 आएगा बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, f(x) = x + 1 का स्क्वायर + 4। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हमें रेंज फाइंड करना है। तो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, x + 1 का स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, देखिए मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आ सकती है, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 आ सकती है, x - 1 पे -1 रखेंगे, अंदर मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, तो इस पार्ट की, बस इस पार्ट की वैल्यू मिनिमम 0 आएगी, और 0 + 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 0 + 4 करेंगे तो 4 आया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, जब x = आप इनफाइनाइट रखेंगे, इनफाइनाइट + 1 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट + 4 इनफाइनाइट, मैक्सिमम वैल्यू इसकी इनफाइनाइट आएगी, 4 से कम कभी आ नहीं सकती, तो इसका रेंज हो जाएगा 4 to इनफाइनाइट, 4 to इनफाइनाइट, 4 पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा क्योंकि x की वैल्यू आप -1 पुट कर सकते हैं तो 4 आएगा, तो इसका ये रेंज हो जाएगा 4 से लेकर इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या है, 1/4 दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर में फिर 1/100 ऐड कर दिया, फिर 2/100, फिर 3/100, फिर 4/100, ऐसे ऐड करता चला गया, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मैग्नीट्यूड 0 और 1 के बीच में है, यानी 0.25 पर 0 आता है। इसी तरह से 1/4 में 1/100 यानी 0.01 अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना होगा, 0.25 में 0.01 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा, बस इसका भी वैल्यू 0, इसी तरह से इसकी भी वैल्यू 0, आगे ऐसे बढ़ता 0 चला आएगा, जब तक इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर की वैल्यू 1 नहीं हो जाती तब तक इसकी वैल्यू 0 आएगी। अच्छा, 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, 1/4 है, 1/4 में अगर 3/4 कहीं से और मिल जाता तो ये वैल्यू 1 होती। 3/4 को हम क्या कर सकते हैं, 3/4 में अगर 100 के टर्म में लाना हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 75/100, 1/4 + 75/100 ये कर सकते हैं। अगर 1/4 + 75/100 होता तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती, तो 75/100 देखिए 99 तक गया, अगर ये 99 तक, तो 75 बीच में कहीं ना कहीं आया होगा, बीच में कहीं ना कहीं 75 आया होगा, तो जहां भी 75 आया होगा 75/100
1 प्लस 75/100 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, फिर 1 प्लस 76/100 डैश डैश डैश, ऐसे जाके हमें 1 प्लस 99/100 तक जाना है। इसके बाद 1 प्लस 75, इसके बाद 3/4 से ज्यादा हो जाएगी, यानी 1 से ज्यादा, यहाँ 1/4 है ना, ये 3/4 से ज्यादा हो जाएगा, 1/4 से ज्यादा, ये 3/4 से ज्यादा हो जाएगा, यानी 1 से ज्यादा। अगर ये सारी वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, जहां तक ये वैल्यू 1 जाएगी। आपको बस इतना चेक करना है कि 75 से लेकर 99 तक कितने नंबर होते हैं। तो जैसे आप सिंपल ही है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 to 13 कितने नंबर होते हैं, 13 माइनस 10 कर दीजिए। 10 से लेकर 13 तक कितने नंबर होते हैं, 10 में से 13 सब्ट्रैक्ट करिए, 3 प्लस 1 ऐड कर दीजिए। 10 से 13 तक 13 माइनस 10 प्लस 1 कर दीजिए, 4 नंबर होते हैं, 10, 11, 12, 13। इसी तरह से 75 से लेकर 99 तक कितने नंबर होते हैं, 99 माइनस 75 प्लस 1 कर दीजिए। 99 में से 75 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा, 24, 24 प्लस 1 25, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 25 आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसी में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 3 टाइम्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x दे रखा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो x होता है इसे आप ये लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x। ये मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, और अगर आप चाहें तो इसे राइट साइड शिफ्ट कर लेंगे, इज इक्वल टू कर लें, दोनों बातें एक ही है। तो x इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस पार्शियल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। पता नहीं क्यों फ्रैक्शनल पार्ट निकल जा रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन निकल जा रहा है, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x पार्शियल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया, तो इसे आप x के प्लेस पे पुट कर दीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर कर सकते हैं, ठीक है। और ये अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एक बार यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 टाइम्स बचेगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। मैंने अच्छा एक बात बताइए, फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कब इक्वल होते हैं, सिर्फ एक वैल्यू होती है जब ये इक्वल होते हैं। आप इंटीजर निकालिए, देखिए ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू देगा, और ये वैल्यू देगा 0 से लेकर 1 तक, 0 पे क्लोज है, 0 से लेकर 1 तक देगा। 0 से लेकर 1 भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये एक ही इंटीजर दे सकता है, और ये सारे इंटीजर्स देगा। तो सारे इंटीजर और एक ही इंटीजर में क्या कॉमन है, सिर्फ एक इंटीजर, 0 ही हो सकता है दोनों के बीच में कॉमन। ये सिर्फ 0 से लेकर 1 तक देगा, ये सारे इंटीजर देगा, -4, -3, -2, 0, 1, 2 सब कुछ देगा, और ये 0 से 1। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 0 आ सकता है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें चेक करना है कि गिवन जो फंक्शन दे रखे हैं 1 2 3 4, ये चारों जो फंक्शन दे रखे हैं वो हमारे इवन फंक्शन है या नहीं। देखिए इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन है या नहीं, कुछ इवन फंक्शन भी होते हैं कुछ। अगर आप fx और f ऑफ माइनस एक्स को बराबर कर देते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि fx f ऑफ माइनस एक्स बराबर है तो उसे हम इवन बोलते हैं। और अगर fx माइनस टाइम्स ऑफ fx के बराबर हो, f ऑफ माइनस एक्स के बराबर हो, तो उसे हम बोलते हैं कि ये ऑड फंक्शन है। और अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं हो रही है फॉलो, तो हम बोलते हैं कि वो नाइदर इवन और नॉर ऑड है। चेक करते हैं, अपना सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला फंक्शन हम चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। fx दे रखा है x मॉड ऑफ x, हमें f ऑफ माइनस एक्स निकालना है कंपेयर करने के लिए। तो f ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स माइनस मॉड x। मॉड ऑफ x इज आल्सो इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस x। आप देखिए मॉड में अंदर 4, मॉड के अंदर -4 दोनों बराबर आएगा, मॉड के अंदर 10, मॉड के अंदर -10 दोनों के बराबर आएगा, मॉड के अंदर -5.6, मॉड के अंदर 5.6 दोनों बराबर आएगा। तो मॉड के अंदर x, मॉड के अंदर -x बराबर है, इसका मतलब f ऑफ माइनस एक्स को हम माइनस x मॉड x लिख सकते हैं। ये देखिए x मॉड x तो पहले से हमारा fx था, यानी f ऑफ माइनस x माइनस टाइम्स ऑफ fx हो गया। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जब आप f ऑफ माइनस x माइनस टाइम्स ऑफ fx के बराबर होता है तो ये फंक्शन क्या होता है, ऑड। तो ये फंक्शन हमारा ऑड है, इवन नहीं है, ये ऑड है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। तो हमें क्या निकालना है, f ऑफ माइनस x। f ऑफ माइनस x क्या हो जाएगा, फंक्शन में x के प्लेस पे नेगेटिव रखना है, तो sin ऑफ माइनस x प्लस cos ऑफ माइनस x। देखिए साइन के अंदर जब माइनस एक्स होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, ये आपने पढ़ा। साइन के अंदर जब माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन कॉस के अंदर अगर माइनस होता है तो क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस एक्स और कॉस ऑफ एक्स दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो हम किसी भी तरीके से ये हो गया हमारा जो फंक्शन निकल के आया है वो माइनस टाइम्स ऑफ
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आया है। तो ये देखिए ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, तो इसे हम एफ एक्स नहीं लिख सकते। जब इसे एफ एक्स नहीं लिख सकते तो ये दोनों ये किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ, ना एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स हुआ, ना एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स के ही बराबर है। तो अगर दोनों फॉर्म में से कोई फॉर्म नहीं तो ये फॉर्म है नाइदर इवन नाइदर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स, ये दे रखा है, हमें एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है, जहां जहां एक्स है वहां वहां आप माइनस एक्स रख दीजिए। देखिए यहां माइनस एक्स का स्क्वायर करें या माइनस एक्स का स्क्वायर करें, दोनों बातें सेम ही होती है। और अभी मैंने जस्ट बताया था कि मॉड के अंदर माइनस एक्स मॉड के अंदर एक्स के बराबर होता है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ये इवन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग के अंदर 7 टू विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, हमें एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है, जो कि हो जाएगा लॉग ऑफ 7 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां नेगेटिव एक्स स्क्वायर आएगा, नेगेटिव एक्स स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर के ही बराबर होगा। देखते हैं, इसमें हमें ये मल्टीप्लिकेशन अलग एक अजीब टाइप का फंक्शन दे रखा है, लेफ्ट साइड दे रखा है इज इक्वल टू राइट साइड दे रखा है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले फंक्शन वाली टर्म को एक तरफ अगर हम लाते हैं तो ये 3x प्लस 3y माइनस एफ ऑफ 3x माइनस 3y हो जाएगा, अपॉन सेम थिंग नीचे होगी 3x प्लस 3y प्लस एफ ऑफ 3x प्लस 3y इज इक्वल टू cos टाइम्स ऑफ x sin टाइम्स ऑफ y अपॉन cos टाइम्स ऑफ y sin टाइम्स ऑफ x। ये फंक्शन हो जाए। आपने कंपोनेंटो डिवाइडेंटो का नाम सुना होगा, देखिए वो उसी फॉर्मेट पे है। कंपोनेंटो डिवाइडेंटो ये कहता है कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, अगर इस टाइप का कोई फंक्शन है तो आप a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही अप्लाई करेंगे, और अगर यहां हम अप्लाई करें तो देखिए दिस माइनस दिस, हम ये फंक्शन को पूरे ए मानते हैं, नीचे वाले को भी, तो दिस माइनस दिस यानी एफ ऑफ दिस माइनस, अगर हम ये पूरा फंक्शन माइनस करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, और सेम थिंग दिस प्लस दिस डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो एक बार अगर आप ऊपर माइनस करने जाएंगे तो यहाँ माइनस साइन आएगी, यहाँ भी माइनस साइन आएगी, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और दोनों की साइन सेम हो जाएगी तो वो ऐड हो जाएंगे, यहाँ माइनस है तो वो ऐड होकर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एफ 3x माइनस 3y बना लेंगे। और अगर इस चीज को एक बार यहाँ नीचे एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे, दोनों को एडिशन के फॉर्म में, दिस प्लस दिस, तो ये दोनों, इसकी साइन नेगेटिव इसकी साइन पॉजिटिव, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, नीचे 2 टाइम्स ऑफ एफ 3x प्लस 3y आ जाएगा, और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड भी सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा, दिस माइनस दिस करना पड़ेगा, यानी cos x sin y माइनस cos y sin x करना पड़ेगा, और एक बार इसे पॉजिटिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा, cos x sin y प्लस sin x cos y, cos x sin y प्लस sin x cos y। देखिए ये माइनस को हमें कंज्यूम करना है, तो इसे हम यहां राइट साइड शिफ्ट करके ये कर सकते हैं, f ऑफ 3x माइनस 3y अपॉन इज इक्वल टू f ऑफ 3x प्लस 3y, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। f ऑफ 3x माइनस 3y मैंने इस तरफ लिखा है, इसको राइट साइड लेगा तो वो वाली चीज इस तरफ लानी पड़ेगी, और ये इसके पास आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर चला गया है तो वो नीचे आ जाएगा, और ये इसके पास चला जाएगा, ठीक। तो देखिए कैसे होगा ये, sin x प्लस cos y sin y माइनस cos x, ये होता है आपका sin टाइम्स ऑफ, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, ये वाला इसके साथ, ये वाला ये उधर चला जाएगा अपर साइड में, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके नीचे ये आ जाएगा, 3x प्लस 3y के नीचे ये वाली टर्म आ जाएगी, तो इसके नीचे हो जाएगा, देखिए ये a प्लस बी का फॉर्म है, तो ये sin ऑफ x प्लस y हो जाएगा, और इस टर्म पे sin ऑफ x माइनस y आ जाएगा, x माइनस y अपॉन x माइनस y sin ऑफ x माइनस y, f ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x प्लस y अपॉन sin x प्लस y। दोनों सिमिलर तरह से दिख रहे हैं, तो देखिए एकदम सिमिलर ये भी है, ये उसी तरह से है, ये भी उसी तरह से है, sin x माइनस y x प्लस y, तो इसे मैं एक k मान सकता हूं। अगर मैं इसे इस तरह से k मानता हूं तो f ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x प्लस y वाली जो टर्म होगी वो k टाइम्स ऑफ sin ऑफ
x प्लस वाई हो जाएगी। अब अगर मैं x प्लस वाई को भी मैं t मानूं, एक्चुअली मुझे इसमें फंक्शन जनरेट करना है, इस क्वेश्चन में फंक्शन जनरेट करना है, fx होगा क्या, और इसमें गिवन कंडीशन दे रखी थी कि f डैश जीरो की जो वैल्यू है, f डैश जीरो की जो वैल्यू है, f डैश जीरो की वैल्यू 1/2 दे रखी है। f डैश जीरो का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करने पर 1/2, तो मुझे फंक्शन जनरेट करना था, तो मैं x प्लस वाई के प्लेस पे t रख सकता हूं। अगर मैं x प्लस वाई को t मानता हूं तो ये फंक्शन 3t इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ साइन t आ जाएगा। अब मुझे 3t भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ x टाइप का चाहिए, तो मैं इसे लेट सपोज इसे मैं m मान लूं, m। अगर मैं उसे m मानता हूं, f ऑफ m, तो ये f ऑफ m जो हो जाएगा, अगर मैं 3t को m माना तो t की वैल्यू m/3 करनी पड़ेगी, k टाइम्स ऑफ साइन m/3 करनी पड़ेगी। देखिए fm की वैल्यू अगर इस फॉर्मेट में आ गई है तो सिंपली fx जो होगा आपका वो k टाइम्स ऑफ साइन x/3 आ जाएगा। ये फंक्शन के कुछ रूल्स हैं। तो आपका fx आ गया, अगर आपका fx आ गया, बस आपको k अननोन है, k नहीं मालूम तो आप ऐसा, लेकिन एक चीज आपको मालूम है f डैश जीरो की वैल्यू 1/2 है, तो एक बार आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगर आप इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे f डैश x, तो f डैश x क्या आ जाएगा, k टाइम्स ऑफ cos x/3 डिवाइड बाई 3, और f डैश x, x में अगर आप जीरो पुट करते हैं, f डैश जीरो की वैल्यू 1/2 आ रही है, यानी x की प्लेस पे अगर आप जीरो पुट करें तो f डैश जीरो आएगा 1/2 k/3 cos ऑफ जीरो की वैल्यू, cos जीरो कितना होता है, cos जीरो 1 होता है, ये हो गया 1, तो k की वैल्यू आ गई 3/2। अगर k की वैल्यू 3/2 आ गई तो फंक्शन में k नॉट डिफाइंड था, k को आप 3/2 रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस तरह से सॉल्व होते हैं, तो ये आप देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। देखिए 20 क्वेश्चन हमारा ये है कि f(x = mod x) जो फंक्शन है वो 1 है या नहीं। तो 1 चेक करने के लिए मैं आपको एक मेथड बताऊंगा। अगर आप mod x का ग्राफ बनाते हैं तो ये आता है, mod x का ग्राफ बनाते हैं तो ये आता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट जो हम करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट कंफर्म करने के लिए करते हैं कि वो फंक्शन है कि नहीं। अगर आप यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमेशा ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन को कट करेगा। कहीं भी आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, सिंगल लाइन को जब कट करेगा तो हम कहेंगे ये फंक्शन तो है। फंक्शन में किस टाइप का, फंक्शन के ढेर सारे टाइप होते हैं, 1 मिनिमम ऑन टू, तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये फंक्शन 1 है या नहीं। तो 1 के लिए मैं एक और टेस्ट आपको बताता हूँ। 1 में ये होता है कि एक सिंगल एक्स पे एक ही वैल्यू आनी चाहिए, सिंगल एक्स पे एक ही टाइप की यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, वो वैल्यू कभी और नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं x = 3 इनपुट कर रहा हूँ और 3 मुझे वैल्यू मिल रही है, तो ये जो आंसर 3 मिल रहा है वो किसी और इनपुट पे नहीं आना चाहिए। लेकिन mod x के साथ अलग है, mod x पे 3 पे भी 3 आएगा और -3 पे भी 3 आएगा। x की वैल्यू को अगर आप 7 रख देंगे तो भी 3 आएगा, और x की वैल्यू को अगर आप -7 रख देंगे तो भी 7 रख देंगे तो भी 7 आएगा, -7 रख देंगे तो भी 7 आएगा। तो x तो 1 नहीं है। अब अगर ये 1 नहीं है तो ये कैसे, ग्राफिकली कैसे हम पता करेंगे कि ये 1 ग्राफिकली कैसे पता करेंगे कि 1 कब नहीं होता। तो इसके लिए एक टेस्ट और है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, कहीं से भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, किसी सिंगल पॉइंट पे भी अगर ऐसा होता है कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो ग्राफ को एक से ज्यादा पोजीशन पे कट कर रही है, ग्राफ को एक से ज्यादा पोजीशन पे कट कर रही है, जैसे यहां कट किया, मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ किया, यहां कट किया, तो वो 1 नहीं हो सकता, वो 1 नहीं। वो अगर 1 नहीं है तो वो किस टाइप का होगा, वो मिनिमम होगा। अच्छा, 2 पॉइंट पे कट करने का मतलब क्या होता है, x की इस वैल्यू पे जो वैल्यू आएगी और x की इस वैल्यू पे जो वैल्यू आएगी, x1 और x2 दोनों पे सेम आंसर आएगा, लेवल सेम है ना, तो ये y की वैल्यू सेम होगी, x1 पे भी सेम वैल्यू, x2 पे भी सेम वैल्यू, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज करते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है x1 और x2 दोनों पे सेम वैल्यू आएगी, y, तो ये 1 नहीं होगा। इसी तरह से अगर आपके पास और भी फंक्शन दे रखे होते, सपोज दैट x² दे रखा होता, तो x² का ग्राफ ऐसे बनता है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कीजिए, 2 पॉइंट मिल गए आपको जहां कट कर रहा है। इसी तरह से आपको अगर आपको fx = इसका ग्राफ दे रखा होता, x² और x mod x का ग्राफ दे रखा होता, fx = x mod x दे रखा होता, तो fx mod x का ग्राफ किस तरह से बनता है, देखिए, और फंक्शन की वैल्यू जब x ग्रेटर देन 0 रखेंगे, अगर आप x ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो mod x का कोई मायने नहीं, तब तो वो x² की तरह बिहेव करेगा, mod x में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तब तो वो x² की तरह बिहेव करेगा फंक्शन। अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं तो mod x के बराबर होता है पॉजिटिव वैल्यू पे, तो वो x² की तरह बिहेव करेगा। अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं, x <0 नेगेटिव रखते हैं, तो mod x क्या करता है, एक माइनस साइन लगा देता है बाहर, तो ये -x² की तरह बिहेव करेगा, -x² की तरह बिहेव करेगा। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ऐसे ऊपर जाएगा और इधर ऐसे नीचे आएगा,
ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे। अगर आपको चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आप देखिए करिए, कहीं भी करिए, सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल लाइन को कट करेगा, हमेशा सिंगल पॉइंट को कट करेगा। अगर ये सिंगल पॉइंट को कट कर रहा है तो ये 1 1 है।